हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम 7th क्लास की जियोग्राफी से चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, और इसके साथ ही हम यहाँ पर जानने वाले हैं परिवहन और संचार। तो ये सभी के सभी जो संसाधन हैं ये किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान संसाधन है। उस देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक इन्हीं के ऊपर टिकी हुई होती है। एक देश की परिवहन व्यवस्था, संचार व्यवस्था और उसमें जो संसाधन पाए जाते हैं उन सभी के द्वारा ही वहाँ के लोगों का जीवन निर्भर करता है। तो यहाँ पर हमने परिवहन के साधन हम कर रहे हैं। तो परिवहन आपको पता है रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है। साथ ही इसके साथ एक परिवहन और भी है जिसे हम पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। तो अब हम इन परिवहन के साधनों में एक एक करके सभी के विषय में समझेंगे। तो पहले हम रेल परिवहन के विषय में जानते हैं। रेल के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोगों का आवागमन तथा भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। तो रेल बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर सुगमता से ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यह व्यापारिक रूप से क्रांति का एक रूप लेता है जब 1750 के लगभग इंग्लैंड के अंदर जब पहला रेल इंजन जो भाप का इंजन था उसका आविष्कार हुआ। तो देखिए यहाँ बताया है वाष्प के इंजन के आविष्कार और औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। तो यहाँ पर जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति फैलती गई और वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ तो इसका प्रयोग औद्योगिक रूप से सबसे ज़्यादा किया जाने लगा। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजन का स्थान ले लिया था। भाप के इंजन जो थे उनकी जगह आगे चलकर विद्युत और डीजल से चलने वाले इंजनों का नंबर आता है। आज लगभग बहुत ज़्यादा अगर हम बात करें तो विद्युत इंजनों का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि डीजल की मात्रा बहुत ज़्यादा लगती है और फिर यह संसाधन तीव्र गति से कम हो रहा है, इसलिए अब विद्युत इंजनों का ज़्यादा निर्माण किया जाता है। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तीव्र हो गई है। तो सुपर फास्ट जो रेलगाड़ियां हैं उससे परिवहन की गति में बहुत ज़्यादा तीव्रता आई है। कम समय में लंबी दूरी तय की जाने लगी। भारी भारी वस्तुओं को जल्दी से औद्योगिक स्थानों से बाजारों तक पहुंचाया जाने लगा। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल जो है वो व्यापक रूप से फैला हुआ है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में रेलवे लाइन डालने के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं होती हैं और इस तरह की दशाओं की वजह से मैदानी क्षेत्रों में रेल परिवहन का जाल बिछ जाता है। उन्नत प्रौद्योगिकीय कौशल से दुर्गम पहाड़ी इलाकों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। यानी कि यहाँ हमने अभी तक पढ़ा है, जो छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि जो रेल परिवहन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा ही दुर्गम होता है, वहाँ पर बनाना बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन अब मानव ने अपने प्रौद्योगिकीय कौशल से यानी कि तकनीकी ज्ञान की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगें बना करके वहाँ रेल परिवहन के जाल बिछा दिए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भांति भांति विकसित है। तो यहाँ देखिए भली भांति विकसित है, भांति भांति नहीं, भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। तो भारतीय जो रेल मार्ग है या भारतीय रेल जाल जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा विस्तृत है। अब देखिए क्या आप जानते हैं, तो यहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे।
ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है। तो संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक, तो व्लादिवोस्टोक तक ये रेल मार्ग जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम विश्व का एक छोटा सा जो मानचित्र है वो देख रहे हैं। तो किस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको प्रशांत के सुदूर क्षेत्रों से जोड़ देता है। तो यहाँ पर रूस का ये मैप आप देख रहे हैं और ये वो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है वो यहाँ से होते हुए इस तरह से जुड़ा हुआ है 2 पॉइंट से। तो आप देखेंगे रूस में सेंट पीटर्सबर्ग जो कि यहाँ मौजूद है, यहाँ से शुरू होता है और ये रेल मार्ग फिर प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है और वो यहाँ है। तो बहुत ही एक लंबी दूरी को बहुत कम समय में यह जोड़ देता है। अब यहाँ देखिए फिर से आया है, क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्ग हैं। तो अनेक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग हैं भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। तो ये जो एक्सप्रेस वे अब बन रहे हैं वो नवीनतम है। और फिर स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का जो मार्ग है उसको जोड़ते हैं। इनको सुगमता से यहाँ इन शहरों तक पहुंचने में मदद मिलती है इस स्वर्ण चतुर्भुजीय मार्ग के माध्यम से। फिर ये मार्ग देश के दूसरे क्षेत्रों से, शहरों से और राज्यों से अन्य मार्गों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो बड़ा ही एक यूजफुल ये जो हमारे लिए परिवहन का साधन है वो है रेल मार्ग। और इसके बाद हम अब नेक्स्ट मार्ग को देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सड़क मार्ग की। किसी भी देश के लिए सर्वाधिक मूल्यवान और अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो मार्ग है वो सड़क मार्ग है। यहाँ हम देखें तो बड़ी ही भारी मात्रा में रेल और जो पानी के जहाज है उनके द्वारा जब वस्तुओं को या मनुष्यों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है तो उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सड़क मार्ग ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कम दूरी के यातायात के लिए सबसे अधिक सड़क मार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हमें कम दूरी पर जाना है तो उसके लिए सड़क यातायात का प्रयोग किया जाता है। सड़कें कच्ची एवं पक्की हो सकती हैं। फिर यहाँ मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। तो मैदानी क्षेत्रों में सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं और इनका जाल बिछा होता है। वनों, मरुस्थलों एवं ऊंचे पहाड़ों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। तो वनों और मरुस्थलों, वनों में अंदर तक जाने के लिए, मरुस्थलों में भी दूर दूर तक जल आदि सुविधाएं पहुंचाने के लिए और ऊंचे पर्वतों से भी हमारा सड़क मार्ग के माध्यम से सुगमता से पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राज्य मार्ग संसार के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। तो संसार में जो सबसे ऊंचे सड़क मार्ग बने हुए हैं उनमें से एक हमारा हिमालय में बना मनाली लेह मार्ग है। और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सब वे कहते हैं। फ्लाई ओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास या फिर रेलवे लाइन जब क्रॉसिंग लाइन होती है तो वहां पर हम फाटक पर देखते हैं तो अंडरपास बनाए जाते हैं, भूमिगत मार्ग बनाए जाते हैं। पहाड़ों के अंदर से सुरंग बना करके ये मार्ग बनाए जाते हैं और जितने भी फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे से ये मार्ग बनाए जाते हैं। बड़े ही मूल्यवान ये मार्ग होते हैं जो समय को खराब होने से बचाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें जल मार्ग की तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रत्येक देश के आर्थिक विकास में। आप पहले अध्ययन कर चुके हैं
कि आदि काल में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। ये हमने जाना है क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के लिए जो मार्ग खोजा था वास्को डी गामा ने, वो जलीय मार्ग खोजा था। और वो भी कब, तो आपको ये पता है 1598 ईस्वी की बात है। और 1498 ईस्वी में भी इसके लिए काफ़ी अभियान चलाए गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। 1498 में सबसे पहले ये जहाज निकलते हैं अलग अलग मार्गों की खोज के लिए। तो उनमें से एक वास्को डी गामा जो भारत में पहुंचता है कालीकट नामक स्थान पर, वहां से वो वापस जाता है। फिर से पूरी तैयारी के साथ हमारे जो इस क्षेत्र में जहां पर मसाले उगते थे, तो वहां वो फिर से पहुंचता है और धीरे धीरे उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेते हैं। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता और सुलभ साधन होता है। अब यहाँ हम देखें तो एरोप्लेन यानी कि वायुयान से अगर भारी मात्रा में भारी सामानों को हम दूसरे देशों तक लेकर जाने का प्रयास करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। और फिर जो क्रूड ऑयल है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए जलीय मार्ग से बड़ी ही आसानी से इसे पहुंचाया जा सकता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग तथा समुद्री मार्ग। तो यहां पर अंतर्देशीय जलमार्ग जो होते हैं वो जलमार्ग किसी भी देश के अंदर बहने वाली नदियों के द्वारा बने हुए होते हैं। उसके माध्यम से नदी से लगते हुए बड़े बड़े नगरों और महानगरों में सामान को पहुंचाया जाता है। फिर समुद्री मार्ग है, ये विभिन्न देशों तक जाते हैं। नावें नदियां, यहाँ पर नाव जहां चलाई जा सके उन नदियों का जिक्र किया गया है। और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है, ये हमने आपको बताया। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग कौन से हैं तो देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, यहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग है। फिर अफ्रीका में नील नदी और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है, वहाँ पर अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो निर्मित है। समुद्री और महासागरीय मार्गों का इस्तेमाल सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो ये भी हमने आपको पहले ही बताया है कि जब विभिन्न देशों के बीच में व्यापारिक रूप से वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, खरीद फरोख्त होती है, तो वो सारी वस्तुएं समुद्री मार्ग के माध्यम से आसानी से सस्ते में पहुंचाई जाती हैं। और ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम बंदरगाह कहते हैं, उनसे ये जुड़े हुए होते हैं। संसार के कुछ महत्वपूर्ण पतन है, एशिया में सिंगापुर और मुंबई तथा उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क, फिर उसके बाद लॉस एंजल्स, और यूरोप में लंदन, अफ्रीका में डरबन, फिर उसके बाद केपटाउन है। और दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें तो रियो डी जेनेरो और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी। क्या आप संसार के कुछ और पतनों के नाम बता सकते हैं? तो संसार के और भी बहुत से पतन हैं और उनके विषय में आपको सूची बनानी है, कौन कौन से हैं वो पतन। अब हम आगे देखेंगे वायु मार्ग के विषय में। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें वायु मार्ग की तो ये बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचाने वाला एक यातायात का साधन है, लेकिन यह बड़ा ही किफ़ायती है, यानी कि बहुत ही महंगा है। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित हुआ यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो बहुत ही महंगा साधन है। और इसकी शुरुआत जब राइट्स बंधु जो इंग्लैंड से संबंधित रहे हैं, उन्होंने 1903 में पहली बार एक एरोप्लेन को बना करके उड़ाया था। हालांकि वह पहली बार जब उड़ा था तो कुछ दूरी तक ही उड़ने के बाद वह फिर से जमीन की पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, लेकिन इसमें राइट बंधु धीरे धीरे सफलता प्राप्त कर लेते हैं और एक दूरी तय करने वाले बहुत ही अच्छे वायुयान का निर्माण कर लेते हैं। वायु यातायात खराब मौसम जैसे
तूफान एवं कोहरे से को प्रभावित होता है। तो यहाँ पर जो मौसमी प्रणालियां हैं या मौसमी जो हालात है वो वायु यातायात पर पूरा असर डालते हैं। अगर मौसम खराब होता है, किसी भी तरह से मूसलाधार बारिश है या फिर तूफान है, तो कोहरे के समय ऐसी कंडीशन में जो वायुयान है उनको उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि उनका दुर्घटनाग्रस्त होने का बहुत खतरा बना रहता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। तो ये ऐसे ऐसे स्थानों तक आराम से पहुंच सकता है जहां पर हम जमीन और जल के माध्यम से आसानी से नहीं पहुंच पाते, और विशेष रूप से ये जहां रेल मार्ग और सड़कें नहीं हैं। तो ऐसे स्थानों पर इस वायु के यातायात के माध्यम से हम अपना संपर्क दूसरे क्षेत्रों से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने तथा भोजन, कपड़े, जल और दवाई बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। तो हम देखते हैं कि जब भी किसी क्षेत्र में, किसी देश में बाढ़ आती है तो वहां पर फंसे हुए लोगों को वहां से निकालने के लिए उन तक मूलभूत आवश्यकताओं वाली जैसे कि भोजन, पानी जैसी जो चीजें हैं वो पहुंचाने के लिए इस वायु यातायात का प्रयोग किया जाता है। और जब कहीं भी युद्ध छिड़ जाते हैं तो सभी देश अपने अपने नागरिकों को जो वहां फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए इसी यातायात का प्रयोग करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है, जैसे हवाई पतन का मतलब आप समझ गए होंगे, जो बंदरगाहों के साथ बने हुए हवाई पट्टियां हैं। तो मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट और काहिरा, ये जो प्रमुख जगह बताई गई हैं, यहाँ पर हवाई पतन है। बड़ी आसानी से इस यातायात के साधन से लोगों को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अब डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं संचार के विषय में। तो देखिए यहाँ पर आओ कुछ करके सीखें। तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कुछ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के नाम लिखें। तो ये तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे कि समाचार पत्रों के नाम और टीवी चैनलों के नाम पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर संचार के विषय में जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं पाइपलाइन की। तो डियर स्टूडेंट, पाइपलाइन एक बहुत ही ज्यादा आधुनिक नवीनतम परिवहन का साधन है। इस पाइपलाइन के माध्यम से गैस तथा पेट्रोलियम और पीने योग्य पानी को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यहां तक कि अब तो खदानों से लोहे को पिघलाकर उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत से पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोलियम को अलग अलग बड़ी बड़ी जो परिष्करणशालाएं हैं जहां पर पेट्रोलियम को परिष्कृत किया जाता है और उससे अन्य मूल्यवान वस्तुओं को निकाला जाता है, तो उन रिफाइनरीज तक पेट्रोलियम को पहुंचाया जाता है। जैसे मुंबई हाई से लेकर के फिर मथुरा और जो पानीपत की हमारी रिफाइनरीज हैं वहां तक इसे पहुंचाया जाता है। विजयनगर तक इस पाइपलाइन के माध्यम से कच्चे तेल को पहुंचाया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये संसाधन है। अब हम देखते हैं तो एक यहाँ पर जो है हस्ताक्षर हुए थे पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के बीच में तेल को पहुंचाने के लिए। तो ये पाइपलाइन अभी बन रही थी, लेकिन बीच में इसका काम अभी रुका हुआ है। बहुत ही ये मूल्यवान संसाधन है। पाइपलाइन जो साधन है इस पर बहुत खर्चा आता है, लेकिन एक बार खर्चा करने के बाद दोबारा से इसको लंबे समय तक दोबारा से बिछाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आइए अब हम देखते हैं संचार के विषय में। तो संचार दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार का मतलब आप समझ गए होंगे, जो आप फोन यूज करते हैं, बात करते हैं, तो वो सूचना पहुंचाने का एक बहुत ही जल्दी से सूचना पहुंचाने वाला एक यंत्र है।
तो इसी के माध्यम से जो टेलीविज़न, टीवी है और पत्र पत्रिकाएं हैं, चिट्ठियां हैं, फिर आप और भी बहुत से साधन हैं जिनके माध्यम से संचार करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र संसाधनों का या साधनों का विकास कर लिया है। तो जैसे जैसे मानव ने तकनीकी विकास किया, वैसे वैसे मानव ने संचार के साधनों को भी तीव्रतम कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई अमेरिका में अगर कोई भी घटना घटती है तो तुरंत हमारे देश में कुछ ही पल में मिल जाती है उसकी सूचना, या हमारे देश की कोई भी सूचना है तो विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है कुछ ही पलों में। ऐसा कैसे हो पाता है? तो ऐसा हो पाता है, हमारे जो स्पेस है, हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है जिसे कहते हैं, उसमें हमारे द्वारा या फिर अलग अलग देश के द्वारा जो सैटेलाइट्स लगाए गए हैं उनकी सहायता से वो जो संचार की वेव्स हैं उनको कैच करता है और फिर उनके दूसरे स्थान तक उनको पहुंचा देता है। तो इसी तरह से इस साधन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के दिन। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। तो संचार तंत्र जो है वो किसका वर्णन करता है? विकास का जो है वर्णन करता है। तो संचार के क्षेत्र में विकास से पूरे संसार में सूचना क्रांति आई है। तो यहाँ हम देखेंगे जो संचार है इसके विकास होने से पूरे विश्व भर में सूचना क्रांति आ गई है कि सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पल भर में पहुंचाया जाता है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर शिक्षा में भी बहुत ही ज़्यादा ये अपना स्थान बनाए हुए हैं और फिर इसके साथ ही मनोरंजन के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है। फिर आगे हम देखें तो समाचार पत्रों, टेलीविज़न एवं रेडियो के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं। तो बड़ी संख्या में व्यक्ति जो हैं एक देश से दूसरे देश के संपर्क में आते हैं, अपने विचार जानते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं और किसी भी मुद्दे को वो अच्छे से सुलझा सकते हैं। इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो ये जनसंपर्क का एक माध्यम है। सैटेलाइट की सहायता से संचार में तीव्रता आई है और तेल की खोज, भूमिगत जल, वनों का सर्वेक्षण, खनिज संपदा, आपदा पूर्व चेतावनी तथा मौसम पूर्वानुमान आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। तो सैटेलाइट को स्थापित करने से कितनी जो है फायदे होते हैं, कितनी सहूलियत हो जाती है, सुविधाएं होती हैं किसी भी देश को, तो आप समझ सकते हैं। आपको पहले से ही अगले 7 दिन के मौसम की जानकारी दे दी जाती है। इसका सीधा सा संबंध सैटेलाइट से है, क्योंकि दूर से ही भौगोलिक रूप से बनने वाली किसी भी परिस्थिति का अनुमान ये सैटेलाइट पहले ही लगाते हैं और फिर इनको प्रयोगशालाओं में वो जो सिग्नल और फोटोज प्राप्त करते हैं उनको भेज देते हैं। वहाँ से जो हमारे भूगोल शास्त्री और वैज्ञानिक हैं वो फिर अपनी तरफ से अनुमान लगा करके ऐसा समाचार हमें देते हैं। अथवा यहाँ हम देखते हैं कि जब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल भेज सकते हैं, तो ये भी एक बहुत ही क्रांतिकारी यहाँ कदम है कि इसी सैटेलाइट के द्वारा इंटरनेट का संचालन होता है और इस इंटरनेट की द्वारा ही हम अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है या फिर ईमेल है वो कहीं भी भेज सकते हैं। आप घर बैठे बैठे नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप अपना किसी भी कंपनी को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज सेल्यूलर फोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो चुका है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। शुरू में जब संचार की शुरुआत हुई थी तो इसमें जो पत्र थे वो पक्षियों के द्वारा भेजे जाते थे। फिर उसके बाद जो तार वाले टेलीफोन थे उनका इस्तेमाल होने लगा। फिर उसके बाद और ज़्यादा तकनीकी विकास करने के बाद बगैर तार वाले वायरलेस सेलुलर मोबाइल फ़ोन आ गए। अब हम देखते हैं तो देखिए अब इससे ज़्यादा इंटरनेट के माध्यम से
विश्व भर के या फिर विश्व भर में केवल सूचना और परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, बल्कि इसने हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बनाया है या बन गया है। तो हमारा जीवन सुखमय बन गया है। आज आपको कुछ भी नहीं आता है, जो आपको किचन का कार्य करना है तो आप उसके माध्यम से YouTube से देख सकते हैं और आप वो कार्य कर सकते हैं। अगर आपको किसी चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे संबंधित वीडियो को आप YouTube में चला करके देख सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह की फैसिलिटीज हमें देता है। अब हम घर बैठे ही हवाई जहाज, रेल एवं सिनेमा या फिर होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। सारे संसार में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं और संस्थाओं के मध्य तीव्र गति से अपनी संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो ये जो संचार का माध्यम है, इसी माध्यम से चाहे यह किसी भी तरह का हो, सैटेलाइट से हो या फिर यह मोबाइल से हो या फिर आप बात करें तो यातायात के किसी अन्य साधन से हो, तो प्रत्येक तरह से ये साधन विश्व को एक तरह से एकीकृत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर विभिन्न सूचनाओं और जानकारियों को एक दूसरे से बांटा जाता है। अब डियर स्टूडेंट, हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक मानचित्र है जो कि विश्व का मानचित्र है। इसमें हम क्या जानेंगे कि प्रमुख समुद्र और हवाई पतन और फिर उसके बाद वायु मार्ग है और जल मार्ग है, इनके विषय में जानेंगे। जो डॉट आप देख रहे हैं, ये जो डार्क डॉट हैं, ये हैं समुद्र और हवाई पतन। तो ये आपको तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो डॉट हैं, ये क्या है? ये समुद्र और हवाई पतन है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर वायु मार्ग, जो कि लाल आप लाइन देख रहे हैं, ये वायु मार्ग है। यहाँ पर्थ है ऑस्ट्रेलिया का, तो इस पर्थ से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों तक वायु मार्ग के माध्यम से पहुंचा जाता है। ये देखिए यहाँ से कैसे इतनी लंबी दूरी को आसानी से तय किया जाता है। देश जो है कहीं भी हो, विश्व के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता और ये वायु मार्ग की वजह से हुआ है। फिर हम बात करते हैं जल मार्ग की। तो आप येलो की जगह जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये है जल मार्ग की लाइनें, जो आप व्यापारिक रूप से ज़्यादा इस्तेमाल होती रही है, उनको समझेंगे। तो इस तरह से ये जल मार्ग है और यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है स्वेज नहर से, जो कि पहले जब जलमार्ग ढूंढा गया था तो वो आप देखेंगे किस तरह से यहाँ से वास्को डी गामा यहाँ से निकला था और यहाँ पहुँच गया था। लेकिन 1869 में इस दूरी को कम कर दिया गया था, जब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर स्वेज नहर का निर्माण हो गया था। अब भारत और पूर्वी देशों तक पहुंचने के लिए अमेरिका तथा यूरोपीय कंट्रीज को ऐसे घूमकर आने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो डायरेक्ट यहीं से स्वेज नहर के माध्यम से अरब सागर में पहुंच जाते थे और यहाँ भारत और फिर इससे आगे ये पूर्वी देश हैं और ऑस्ट्रेलिया की दूरी भी कम हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस मैप को बड़ी ही गहराई से कुछ मिनट के लिए देखें, समझें और फिर आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यह +2 में एक सेपरेट चैप्टर में आया हुआ है और इसको आप यहाँ पर कुछ मात्रा में अगर ग्रहण कर पाते हैं तो +2 में चुटकियों के समान वो चैप्टर आपके लिए इजी होने वाला है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के विषय में। तो यहाँ हम बात करें अभ्यास के क्वेश्चन की, तो देखिए पहला क्वेश्चन है परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? तो वो हमने अभी पढ़े हैं। परिवहन के 4 प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1 सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग और चौथा वायु मार्ग। और अगर हम बात करें लेटेस्ट यानी कि 5वें की, तो वो है पाइपलाइन।
और अब देखिए प्रश्न नंबर 6 है, बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो देखिए वे स्थान जहां लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं बस्तियां कहलाती हैं। ये स्थायी और अस्थायी दो प्रकार की हो सकती हैं। तो ये भी आपको जान लेना चाहिए। बस्तियां तो वही होती है जहां पर लोग समूह में घर बना करके रहते हैं, लेकिन ये बस्तियां स्थायी और अस्थायी रूप से दो प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? तो ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप निम्नलिखित हो सकते हैं। नंबर 1 कृषि कार्य करना, नंबर 2 मत्स्य पालन यानी कि मछलियों को पालना, और नंबर 3 है दस्तकारी, जो हस्तकलाएं होती हैं वो आप समझ जाएंगे। इसमें फिर नंबर 4 है पशुपालन आदि यानी कि डेयरी। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रामीण जो क्षेत्र है उनके क्रियाकलाप उन लोगों के यही ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताएं। गुण कहा है तो बहुत ही इजी है ये भी। तो यहां देखिए रेल मार्ग के दो गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1 रेल मार्ग के द्वारा अपेक्षाकृत अधिक दूरी अत्यंत तीव्रता एवं कम पैसों में तय की जा सकती है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और नंबर 2 है इसमें रेल मार्ग के द्वारा भारी सामान को औद्योगिक क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो ये भी बहुत ही इजी रहने वाला है ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संचार से आप क्या समझते हैं। अभी जस्ट हमने पढ़ा है तो संचार दूसरे लोगों तक सूचना पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के साधनों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट आदि का प्रयोग सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगर डियर स्टूडेंट आप एक बार इमेजिन करके देखें कि अगर यहां से सैटेलाइट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। तो मैं बताता हूं आपको क्या होगा। सैटेलाइट अगर काम करना बंद कर देते हैं तो कोई भी ईमेल एक जो कंप्यूटर है उससे दूसरे कंप्यूटर तक नहीं जाएगी। कोई भी मोबाइल फोन दूसरे मोबाइल को नंबर नहीं मिला सकता। और अगर हम बात करें तो सूचनाएं नहीं जा पाएंगी किसी दूसरे क्षेत्रों तक। तो यहां पर संचार बहुत ज्यादा प्रभावित करता है पूरे विश्व को। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या रहने वाला है। तो चलिए, तो क्वेश्चन कह रहा है जनसंपर्क माध्यम क्या है। तो समाचार पत्रों, रेडियो एवं टेलीविजन, सैटेलाइट, इंटरनेट आदि विभिन्न संचार के साधनों का प्रयोग हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए करते हैं। और यही माध्यम, यही सभी जो यंत्र हैं या तंत्र है, ये सभी के सभी सूचनाओं को पहुंचाते हुए जनसंपर्क का कार्य करते हैं। तो इन सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं साधनों को जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन है तो सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा जो संचार का साधन है वो नहीं है। तो यहां बताना है इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। बिल्कुल इजी है, टेलीफोन, पुस्तक, मेज। तो आंसर आपको पता है मेज रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण नहीं है। तो यहां हम देखेंगे फ्लाई ओवर, एक्सप्रेस वे और सब वे। तो आंसर है सब वे। तो एक्सप्रेस जो वे है वो भी ऊपर बनता है, फ्लाई ओवर है वो भी ऊपर बनता है, सब वे अंदर पृथ्वी को खोद करके बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन प्रयुक्त या उपयुक्त है। तो क्या कहा है इसने, द्वीप पर पहुंचने के लिए कहा है। तो ये आपका जहाज है या मालगाड़ी है ना रेलगाड़ी है या फिर कार है। तो जहाज इसमें सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। तो पर्यावरण को जो प्रदूषित नहीं करता तो देखिए साइकिल, बस या हवाई जहाज।
तो हवाई जहाज बस में जो पेट्रोल है वो डाला जाता है जिससे धुआं होता है, लेकिन साइकिल में ऐसा नहीं होता। तो ये इसका आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर सही मिलान करना है। तो इंटरनेट है, इंटरनेट का मिलान यहाँ किससे किया जाएगा? संचार का एक साधन है और वो है यहाँ ऑप्शन नंबर 4। फिर 6 नंबर पे है नहर मार्ग। तो नहर मार्ग के विषय में बताना है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 अंतर्देशीय जलमार्ग। फिर आता है नगरीय क्षेत्र। तो नगरीय क्षेत्र के लिए जो आंसर बनेगा वो है क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, उसे नगर क्षेत्र कहते हैं। अब है सघन बस्ती। तो सघन बस्ती का अगर हम बात करें तो आसपास निर्मित घरों वाले जो क्षेत्र हैं उनको सघन बस्ती कहते हैं। इनमें घर बिल्कुल समीप बने होते हैं। अब इसके बाद यहाँ कारण बताइए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो वो है आज विश्व सिमटता जा रहा है, कारण बताइए। तो जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही इजी है ये बात और यहाँ सही कहा गया है कि विश्व जो है सिमटता जा रहा है। आज संपूर्ण विश्व के लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण हम एक वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं और संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से आज संपूर्ण विश्व छोटा दिखाई देने लगा है, जिससे परस्पर समीपता का एहसास होता है। तो समीपता यानी कि जो दूर दराज के जो देश हैं, क्षेत्र हैं, वो आज इस संचार के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। कारण बताओ में एक ही क्वेश्चन था, अन्य परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, कुछ हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों के लिए अन्य उपयोगी प्रश्न है। तो बस्तियों के नदी घाटियों के समीप स्थित होने के कोई 2 कारण बताओ, ये पूछा है। तो ऑप्शन इसका आंसर है नंबर 1 उपजाऊ भूमि का उपलब्ध होना, नंबर 2 है पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता। तो कहीं पर पानी नहीं होगा तो लोग क्यों रुकेंगे, वहाँ क्यों बसेंगे? अगर वहाँ पर वो खेती ही नहीं कर पाए अपने लिए भोजन प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग नहीं रुक सकते। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, बस्ती जो है उसको बसाने के लिए नदी घाटियों की समीपता जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी एवं अस्थायी जो बस्तियां हैं उनको स्पष्ट कीजिए। तो स्थायी बस्तियां हैं जो बस्तियां काफ़ी लंबे समय तक रहने के लिए बसाई जाती हैं, उन्हें स्थायी बस्तियां कहते हैं। अस्थायी बस्तियां जो बस्तियां कुछ समय के लिए बसाई जाती हैं, उन्हें अस्थायी बस्तियां कहा जाता है। उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और घने जंगलों में, गर्म तथा ठंडे रेगिस्तानों और पर्वतों के निवासी प्राय अस्थायी बस्तियों में ही निवास करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बर्फ के घर कहाँ पाए जाते हैं, इनमें कौन रहता है तथा इन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, बर्फ के घर ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ध्रुवीय मतलब आपको पता होगा कि जो ध्रुव हैं हमारे पृथ्वी पर, उन प्रदेशों में, उन क्षेत्रों में ये जो बर्फ के घर हैं वो पाए जाते हैं। इनमें रहने वाले लोगों को एस्किमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्किमो। तथा इन घरों को इग्लू भी कहा जाता है। तो इन घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है आप लोगों के लिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर सुने, समझे, जाने। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल है, इसको और भी लंबे समय तक चलाए रखने के लिए इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल का लिंक आप भेजें और उनको इस चैनल से जोड़ें। तथा नए स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग तथा हिंदी, इंग्लिश और
फिर भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम इस चैनल पर लेकर के आते हैं। तो आप लोगों के लिए सक्सेस होने का ये पॉइंट बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहा है। ऐसा हमें बहुत से कमेंट मिलते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि आपका अपना चैनल है, इसको आप जितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे उतना ही ज़्यादा यह आप लोगों के लिए कार्य करने वाला है। तो फिर से मिलेंगे हम एक नई और बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।